हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अब आपको थोड़ा हैबिट होने लगी होगी रीड करने की। हम डेली एडिटोरियल्स रीड कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे 10 AM। सो अभी तक थोड़ा आपको अगर अभी तक आदत नहीं थी तो अब धीरे धीरे थोड़ी रीडिंग की हैबिट होने लगी होगी। तो हम फोकस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी एंड एनालिसिस पे विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल्स, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप बैंक एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में। और इन्हीं स्किल्स के बेसिस पे आप ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि इसमें इनको कवर करने में टाइम लगता है तो इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो अब ये नहीं है कि अगर आप अभी देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पीछे के वीडियोस रेलेवेंट नहीं है, वो भी बिल्कुल रेलेवेंट हैं। ठीक है, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको देखना है, क्योंकि जो वर्ड्स हम शुरू में कवर कर लेंगे, ठीक है, उसको जब 3 या 4 बार, वो 5 बार वो वर्ड्स आ जाएंगे, फिर हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करना बंद कर देंगे, ताकि ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपको अब तक वो वर्ड्स याद हो गए होंगे। तो इसलिए आप शुरुआत से देखना स्टार्ट कीजिए और रेगुलरली। तो ये कैसे आपकी हेल्प करेगा? रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के पैसेजेस कवर करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होगी, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। आगे जाके हम कॉम्प्रिहेंशन में टोन, पर्पस, सेंट्रल आइडिया, जिनसे इंडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और इंटरव्यू एंड जीडी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप डिफरेंट जब आइडियाज़ रीड करेंगे, डिफरेंट जो हैपनिंग्स हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के ऊपर एडिटोरियल्स होते हैं, तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अपनी हमारी कंट्री में क्या डिफरेंट कंसर्न्स हैं या क्या डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं, तो उनके ऊपर उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, तो इनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप करंट अफेयर्स तड़का बाय राजन सर फॉलो कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि खुद रीड करना है बिना किसी हेल्प के, और कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में डिफ़िकल्ट लगेगा, बट ट्रस्ट मी, कुछ टाइम के बाद, कुछ वीक्स के बाद ईजियर लगने लगेगा। तो सीधा रीड करना है बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको लगता भी है कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, आप उसको गेस करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही होगा, वो हम अभी देख ही लेंगे कि क्या करेक्ट मीनिंग होना चाहिए। तो आप कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए पूरा पैसेज का। तो ये आज का एडिटोरियल है द हिंदू से, टाइटल्ड वार्म वेलकम। तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। ऑल राइट, सो आई होप आपने अब ये एडिटोरियल रीड कर लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रोलिंग आउट द रेड कारपेट, रेड कारपेट रोल आउट करना। अब रेड कारपेट किसके लिए रोल आउट करते हो? कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए रोल आउट किया जाता है, किसी नॉर्मल कॉमन पर्सन के लिए तो नहीं करते रेड कारपेट, किसी को वेलकम करने के लिए। तो जब ये फ्रेज यूज होता है, रोल आउट द रेड कारपेट, दैट मीन्स टू इन्वाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट। तो rolling out the red carpet for Prime Minister Narendra Modi during his state visit to Washington, US President Joseph Biden underlined his belief that the India-US partnership will be one of the defining relationships of the 21st century. अब यहाँ पर जब उन्होंने वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर को ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू वॉशिंगटन, इसके ऊपर हम पहले भी एक एडिटोरियल देख चुके हैं, तो उसमें जो यूएस प्रेसिडेंट है जोसेफ बाइडेन, उन्होंने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन हमने कई बार डिस्कस किया। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी बात के ऊपर फोकस करना। तो क्या अंडरलाइन किया? हिज बिलीफ, उनके जो बिलीफ है, यानी जिस चीज़ को वो मानते हैं। क्या मानते हैं? कि जो इंडिया यूएस की पार्टनरशिप है वो वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स है। डिफाइनिंग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डिफाइनिंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पर डिफाइन क्या है? रिलेशनशिप्स को मॉडिफाई कर, तो ये डिफाइनिंग एडजेक्टिव है, डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स। तो वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स ऑफ द 21st सेंचुरी। अब ये कोट्स में है, कोट्स में मतलब ये उनके खुद के वर्ड्स हैं जोसेफ बाइडेन के। सो वन, दैट ही हैज़ हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन एज यूएस वाइस प्रेसिडेंट इन द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वन किसके लिए यूज़ हुआ है? वन हमने यूज़ किया है इंडिया यूएस पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, तो या कि जो रिलेशनशिप है इसके लिए। तो वन ऐसी रिलेशनशिप दैट ही हैज़ हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन, जिसमें उनको एक बहुत ज़्यादा भरोसा है।
अब हैज़ हैड हम जानते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और हैड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब है। तो हैज़ हैड करेक्ट है, अगर जैसे एरर करेक्शन में कई बार हमें कन्फ्यूजन होती है, तो दिस इज़ करेक्ट। ही हैज़ हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि उन्हें कब से इस बात पर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा भरोसा है, जब से वो वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, तब से उन्हें इस बात पर एक पूरा भरोसा है। The phrase mirrored the one used by US President Barack Obama at the state banquet for former Prime Minister मनमोहन सिंह in 2009। तो जो फ्रेज है, अब यहाँ पे कौन से फ्रेज की बात हो रही है जो यहाँ पर कोट किया हुआ है कि डिफाइनिंग रिलेशनशिप, वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स ऑफ द 21st सेंचुरी। तो ये किसने कहा? ये जोसेफ बाइडेन ने कहा। ये जो फ्रेज है ये मिरर करता है। अब मिरर का मतलब क्या होता है? मिरर में हमें अपनी ही इमेज दिखती है। ओके, तो जो प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ने कहा वो किस चीज़ को मिरर करता है, यानी कि किस चीज़ से सिमिलर है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इज सिमिलर टू द वन यूज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा। तो बैराक ओबामा ने जो फ्रेज यूज़ किया था 2009 में, उस फ्रेज से बहुत सिमिलर है। तो बैराक ओबामा ने क्या कहा, कहाँ पर कहा था? एक जब स्टेट बैंक्वेट जब ऑर्गेनाइज किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के लिए 2009 में, तो बैराक ओबामा ने क्या कहा था कि इट इज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग पार्टनरशिप्स ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो उन्होंने भी यही कहा था। तो रिफ्लेक्ट्स कि जो चीज़ बैराक ओबामा ने कही थी वही प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ने कही है। ओके, अच्छा, तो बैंक्वेट क्या होता है? एक ऑफिशियल डिनर या मील कह सकते हैं। ओके, तो डिनोटिंग द कंसिस्टेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज ओवर द फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ द सेंचुरी। तो ये जो चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट बैराक ओबामा ने पहले कहा था, वही आइडिया अब प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ने कन्वे किया है। तो ये क्या शो करता है? डिनोटिंग मतलब शोइंग, इंडिकेटिंग। तो क्या इंडिकेट करता है? कंसिस्टेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ टाइज। कंसिस्टेंट मतलब लगातार, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ग्रेजुअली लगातार कोई चीज़ हो रही है। तो क्या हो रहा है? लगातार स्ट्रेंथन हो रही है। क्या स्ट्रेंथन हो रही है? किस चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ रही है? टाइज की। टाई क्या होता है? टाई होते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, टाइज। तो जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ, दे आर बिकमिंग कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्गर ओवर द फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ द सेंचुरी। तो इस सेंचुरी के शुरुआत के 2 डेकेड्स में वो स्ट्रॉन्ग होते गए हैं लगातार। द विजिट बाय मिस्टर मोदी, हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू द US, हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड वोटरीज ऑफ द रिलेशनशिप। तो जो विजिट है, ये वाली विजिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेट विजिट है प्राइम मिनिस्टर की US। जब फर्स्ट स्टेट विजिट टू द US है, तो इट हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड वोटरीज ऑफ द रिलेशनशिप। तो जो विजिट है उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। किसे डिसअपॉइंट नहीं किया? वोटरीज ऑफ द रिलेशनशिप। वोटरी कौन होते हैं? वोटरीज यानी कि सपोर्टर्स, जो इंडिया US रिलेशंस को सपोर्ट करते हैं, वो लोग डिसअपॉइंट नहीं हुए इस स्टेट विजिट से। The two sides announced new deals involving high-end defense cooperation, semiconductor industry investments, and a partnership in quantum and advanced computing and AI। तो ये different fields हैं जहाँ पर नई डील्स अनाउंस की गई। और भी क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशन। तो हाई एंड क्या होता है? हाई एंड होता है जो बहुत ज़्यादा हाईटेक, बहुत ज़्यादा मॉडर्न, नई टेक्नोलॉजी होती है। तो हाई एंड हम उसके लिए यूज़ करते हैं हाई और हाइफन एंड। तो ये एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अब इस हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशन के अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप किस में? क्वांटम एंड एडवांस कंप्यूटिंग। तो एडवांस का मतलब आप क्या समझते हैं? यहाँ पर एडवांस है, इट्स एन एडजेक्टिव। तो कंप्यूटिंग कैसी? एडवांस्ड। एडवांस का मतलब जो मॉडर्न हाईटेक, जो कंप्यूटिंग के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसकी बात हो रही है। और AI। द डील फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स इन इंडिया। तो व्हाइट हाउस कॉल्ड इट ट्रेल ब्लेजिंग विल इन्वॉल्व एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो जो को प्रोडक्शन है, को प्रोडक्शन का मतलब कि दोनों मिलके प्रोडक्शन करेंगे जेट इंजन्स की। कहाँ पर? इंडिया में। तो अब इसी के बारे में क्या कहा गया है? व्हाइट हाउस कॉल्ड इट ट्रेल ब्लेजिंग। व्हाइट हाउस ने इस चीज़ को कि दोनों कंट्रीज मिलके जेट इंजन्स प्रोड्यूस करेंगे,
तो वो व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये ट्रेल ब्लेजिंग है। अब ट्रेल ब्लेजिंग क्या होता है? ट्रेल क्या होता है? ट्रेल होता है एक रास्ता एक जंगल में से ओके, तो जंगल में जहाँ पे आप एक चलने का रास्ता होता है, पगडंडी होती है, उस पर जिस पे आप चल के जाते हो, वो होता है ट्रेल, जिस पे एनिमल्स या ह्यूमंस जाते हैं। तो ट्रेल ब्लेजिंग, ब्लेज क्या होता है? फायर। तो ट्रेल ब्लेजिंग मतलब कि जैसे अगर कहें कि कोई अगर रास्ता दिखाए या कोई नई चीज़ की शुरुआत करे, तो वहाँ पर यूज़ होता है ट्रेल ब्लेजिंग, यानी कि जो पाथ था उसको उस पाथ को एक तरीके से एक नया पाथ जो है वो शो किया है इस डील ने। ओके, तो ट्रेल ब्लेजिंग, इसको हम पायनियरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, इनोवेटिव भी कह सकते हैं, नई कोई भी नया स्टेप लेते हैं एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये जो डील है वो कैसी है? वो ट्रेल ब्लेजिंग है। इट विल इन्वॉल्व एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इस डील में जो जेट इंजन जिसमें मैन्युफैक्चर होंगे, तो वो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल, यानी अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी देखा नहीं, जो पहले कभी हुआ नहीं, तो इतना इस लेवल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा इस डील में। India's decision to join the 11-nation mineral security partnership for critical minerals, where China has a global monopoly, and cooperation on critical and emerging technologies, particularly in green energy, will strengthen future cooperation here. तो अब इंडिया ने क्या डिसाइड किया? इंडिया ने डिसाइड किया कि वो 11 नेशन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है, 11 कंट्रीज़ मिलके जो रेयर मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, तो उसका मेंबर बनेगा फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सो उन मिनरल्स के लिए, अब इन मिनरल्स में चाइना की मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब सिर्फ चाइना के पास ही इन मिनरल्स का कंट्रोल है पूरे वर्ल्ड में। उसके अलावा इंडिया ने और क्या 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 डिसीजन लिया? कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इंडिया कोऑपरेट करेगा किस चीज़ में? क्रिटिकल, तो जैसे अभी देखा, क्रिटिकल ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एमर्जिंग मतलब जो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई, अभी बस शुरुआत ही हुई उन टेक्नोलॉजीज़ की। तो नई टेक्नोलॉजीज़ जो भी डेवलप हो रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ पे कोऑपरेशन होगा, पर्टिकुलरली इन क्लीन एनर्जी। और ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली क्या होता है? स्पेशली किसी चीज़ के को अगर हम कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वो कोऑपरेट करेंगे, ख़ास तौर पे किस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ पे? जो क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज़ है उन पर। इट विल स्ट्रेंथन, तो ये जो इंडिया का डिसीजन है इन चीज़ों पर कोऑपरेट करने का, तो इंडिया डिसीजन टू ये सब विल स्ट्रेंथन फ्यूचर कोऑपरेशन हियर। तो इससे क्या होगा कि आगे भी जो कोऑपरेशन है वो बढ़ेगा कंट्रीज़ के बीच में। Finally, India's move to sign on the 27-nation Artemis Accords for cooperation in space exploration and the NASA-ISRO partnerships for human space flight will also catapult India's ambitions in the sphere. So, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मूव को क्यों हाईलाइट किया? मूव तो हम सबको पता है, मूव क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। बट यहाँ पर ध्यान से देखो, इंडियाज़ मूव, ये क्या वर्ब है? ये वर्ब नहीं, एक नाउन है। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है? इंडियाज़ मूव टू साइन। अब इंडिया वहाँ मूव नहीं कर रही, यहाँ पर मूव का मतलब है स्टेप, कोई स्टेप लेना, ठीक है, इसलिए हाईलाइट किया कि डिफरेंट मीनिंग है। तो इंडिया ने जो स्टेप लिया है, क्या स्टेप लिया है? टू साइन ऑन दी 27 नेशन आर्टेमिस अकॉर्ड्स। तो 27 देशों का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है आर्टेमिस अकॉर्ड्स, और ये किस लिए है? फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? कोई नई चीज़ को के बारे में जानने की कोशिश करना, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर स्पेस रिसर्च। तो ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं, 27 नेशंस मिलके स्पेस रिसर्च करेंगे, एंड द नासा इसरो पार्टनरशिप्स फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो नासा और इसरो मिलके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के ऊपर भी कोऑपरेशन करेंगे, ह्यूमंस को स्पेस में भेजना। तो इससे क्या होगा? विल ऑल्सो कैटेपुल्ट। कैटेपुल्ट क्या होता है? लॉन्च करना किसी चीज़ को। तो कैटेपुल्ट इंडियाज़ एम्बिशंस, तो वो इंडिया के जो एम्बिशन है स्पेस सेक्टर में,
इंडिया जो है बहुत आगे जाना चाहता है, तो उन एम्बिशंस को, वो जो एम्बिशंस हैं वो लॉन्च यानी कि वो और ज़्यादा बढ़ेंगे इन दी स्फेयर। स्फेयर का मतलब क्या होता है? स्फेयर आप सबने पढ़ा होगा क्या होता है, एक बॉल जैसी शेप होती है स्फेयर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो लेकिन यहाँ पर स्फेयर का मतलब है डिफरेंट, यहाँ कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है एक स्फेयर को हम कह सकते हैं एक फील्ड, ठीक है, ठीक है, इन दिस स्फेयर यानी इन दिस फील्ड। तो कौन सी फील्ड की बात हो रही है? स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्फेयर का मतलब है स्पेस एक्सप्लोरेशन, ओके। तो अच्छा, एक और मीनिंग है, यहाँ तो आर्टेमिस एकॉर्ड्स दोनों में ए कैपिटल है, तो यानी कि ये उन जो वो जो एग्रीमेंट है, वो जो लॉ है, उनका नाम है, ठीक है। लेकिन एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी। अलग अलग कंट्रीज मिलके कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो उसको हम एकॉर्ड भी कहते हैं, ओके। चलो, यहाँ तक हमने देखा, अब आगे देखते हैं। It is significant that areas of discord, such as the differences in policies towards Russia's war in Ukraine and confrontation with China, where New Delhi has been more diffident, were sidestepped. तो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, नोटिसेबल है या इम्पॉर्टेंट है कि जो एरियाज ऑफ डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, कि जिन चीज़ों के ऊपर दोनों कंट्रीज एग्री नहीं करती, डिफरेंसेस हैं थोड़े से, किन चीज़ में? सच एज द डिफरेंसेस इन पॉलिसीज टुवर्ड्स रशियाज वॉर इन यूक्रेन, कि इंडिया और यूएस दोनों का जो व्यू है रशियाज वॉर इन यूक्रेन, तो उस पर दोनों के डिफरेंट व्यूज़ हैं। उसके अलावा जो चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन है, कन्फ्रंटेशन क्या होता है? एक एग्रेसिव डिसएग्रीमेंट, कन्फ्रंटेशन, आमना सामना हो जाना। तो कन्फ्रंट जो चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन है उसके ऊपर, और रशिया के साथ जो यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर, जहाँ पर न्यू दिल्ली हैज़ बीन मोर डिफिडेंट, इन दोनों चीज़ों को लेके न्यू दिल्ली डिफिडेंट है। वैसे डिफिडेंट का मतलब शाय होता है, पर यहाँ पर शाय नहीं है, मीनिंग यहाँ पर है कि न्यू दिल्ली डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। तो न्यू दिल्ली यानी इंडिया जो है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता था। सो इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है कि न्यू दिल्ली हैज़ बीन मोर डिफिडेंट, वर साइड स्टेप। तो ये वाले जो इश्यूज थे जहाँ पर डिसएग्रीमेंट था, तो वो इश्यूज जो है वो साइड स्टेप कर दिए गए। साइड स्टेप कर दिए गए मतलब कि उनको अवॉइड किया गया, दे वर अवॉइडेड। Perhaps more difficult to sidestep were increasingly loud questions over the state of democracy and human rights in India. लेकिन जो थोड़ा डिफ़िकल्ट थे साइड स्टेप करने, वो कौन से इश्यूज थे? कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया के अंदर जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए, which 75 US members of the Congress raised in a letter to Mr. Biden. तो कुछ 75 मेंबर्स थे US कांग्रेस के जिन्होंने मिस्टर बाइडेन को लेटर लिखा इस चीज़ के बारे में, उन्हें लगता है कि ये कंसर्न्स हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कंसर्न्स हैं। While some uber-liberal Democrat lawmakers took the extreme step of boycotting Mr. Modi's address to the joint session of Congress, it would be harder to ignore the pointed words from Mr. Obama in an interview the same day on India's minority rights. तो अब यहाँ पर uber liberal, uber का मतलब क्या होता है? uber का मतलब किसी चीज़ का बहुत एक excellent example, लेकिन यहाँ पर uber का मीनिंग डिफरेंट है, एक और मीनिंग होता है uber का, और वो होता है एक्सट्रीम। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लिबरल जो डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया, बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप। क्या कि वो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था उसको बॉयकॉट किया। बॉयकॉट मतलब अटेंड नहीं किया, ओके। सो इट वुड बी हार्डर टू इग्नोर। लेकिन वो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पॉइंटेड वर्ड्स हैं, यानी जो चुपते हुए क्वेश्चंस, किसने जो क्वेश्चंस पुटअप किए, मिस्टर ओबामा ने एक इंटरव्यू में इंडिया के माइनॉरिटी राइट्स पे कुछ क्वेश्चंस उठाए। इवेंचुअली मिस्टर मोदी's response in a rare press availability with Mr. Biden dismissed some misgivings over his administration. और इनका आंसर किया इवेंचुअली, यानी फाइनली मिस्टर मोदी ने इसका आंसर किया, रिस्पॉन्ड किया
कहाँ पर, इन ए रेयर प्रेस अवेलेबिलिटी विद मिस्टर बाइडेन, कि दोनों साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो एक इसको कहा गया है रेयर प्रेस अवेलेबिलिटी। ये रेयर था कि दो लीडर्स साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वहाँ पर मिस्टर मोदी ने ये जो क्वेश्चंस थे उनको डिसमिस किया, यानी उनको नकार दिया, उनको कहा कि ये रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है। जो ये मिसगिविंग्स क्या होते हैं, डाउट्स। तो कुछ लोगों ने जो डाउट्स जो उठाए, जो क्वेश्चंस उठाए, उनको डिसमिस किया प्राइम मिनिस्टर ने। ओके, ही डिनाइड एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। तो उन्होंने कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और एलिज्ड का मतलब क्या होता है कि बिना प्रूफ के कोई कुछ क्लेम करे। तो जो बाकी लोग क्लेम कर रहे हैं वो विदाउट प्रूफ क्लेम कर रहे हैं। तो एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो जो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जा रही है वो एलिज्ड है, यानी कि विदाउट एनी प्रूफ है, और वो गलत है, डिनाई किया उसको। एंड अ क्रैकडाउन ऑन डिसेंट, और ये भी कि जो डिसेंट क्या होता है, डिसएग्रीमेंट मतलब कि आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते। तो क्रैकडाउन का मतलब क्या होता है कि जब कोई गवर्नमेंट या कोई पर्सन अथॉरिटी में कोई स्टेप लेते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो कि जो डिसएग्रीमेंट यानी कोई किसी ओपिनियन को नहीं मानता, उस ओपिनियन को रोकना। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये चीज़ें भी जो है वो उनको डिनाई किया कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। राइट्स इश्यूज़ आर नॉट अ बायलैटरल कंसर्न। तो जो राइट्स इश्यूज़ हैं जिनकी अभी बात कर रहे थे, वो बायलैटरल कंसर्न नहीं है। यानी बायलैटरल क्या होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में, वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न यानी कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में चिंता करनी चाहिए। तो दोनों कंट्रीज़ जो है उसे नहीं मानते कि वो चिंता करने वाली बात है। एंड विद हिज वार्म वेलकम मिस्टर बाइडेन मेड इट क्लियर। और जैसे मिस्टर बाइडेन ने वेलकम किया तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि ही डिड नॉट शेयर द कंसर्न, कि वो भी ये कंसर्न शेयर नहीं करते जो ऊपर मेंशन है। इफ़ मिस्टर मोदी विशेस टू एड्रेस पब्लिक कंसर्न्स, however he may find it more effective to make the case in a press conference on his return। तो कह रहे कि अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो इस चीज़ को एड्रेस करना, कि इस चीज़ के बारे में बोलें, तो वो he may find it more effective, तो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा सक्सेसफुल क्या होगा कि अगर वो मेक द केस, यानी मेक द केस, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हो, किसी आइडिया को डिफेंड करते हो। तो जो भी वो कह रहे हैं उस चीज़ को वो सपोर्ट करें या डिफेंड करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस आके। एम्फेसाइजिंग हिज बिलीफ दैट इफ देयर आर नो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी, देयर आर नो ह्यूमन राइट्स, देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो हिज बिलीफ, तो प्राइम मिनिस्टर की जो बिलीफ है उसको वो सपोर्ट करें। कौन सी बिलीफ, कि अगर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है और ह्यूमैनिटी नहीं है तो ह्यूमन राइट्स भी नहीं होंगे, और अगर ह्यूमन राइट्स नहीं है तो फिर उसे डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। तो इस चीज़ को वो सपोर्ट करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर इफ़ ही विशेस तो, अगर वो चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो एक सजेशन है। सो यहाँ ये हमारा आज का हमने एडिटोरियल देखा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमने कवर किए। सो ठीक है, इनमें से कई आपको पता होंगे, कई नहीं पता होंगे। तो आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूँ। इनको बैठ के ऐसे याद नहीं करना, रटना नहीं है, इनको रिवाइज करना है। और फिर बस उसको, जैसे जो आपको लगता है कि आपको नहीं पता ये मीनिंग्स, आप एक नोटबुक में लिख लो, उनको बस रीड करना है और नोटबुक को बंद कर देना है। इसको ऐसे रटना नहीं है, क्योंकि बार बार वर्ड्स आते जाएंगे, तो कुछ वीक्स में धीरे धीरे आपको वो अपने आप याद होने लग जाएंगे। मेन है कि आप रेगुलरली उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि वीक में एक दिन आपने सारी वीडियोस देख ली, वो इफेक्टिव नहीं होगा। डेली आप उसको प्रैक्टिस करें, रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो आप। ओके, सो आई होप you like the video, and अगर ये इनिशिएटिव आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।